ओमिक्रॉन के गर्भ से निकली महंगाई दुनिया भर के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। रूस यूक्रेन युद्ध ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी महंगाई चरम पर है और कहीं 40 साल तो कहीं 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूरो क्षेत्र के देशों ने भी बीते 25 सालों में ऐसी महंगाई नहीं देखी। जाहिर सी बात है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन इन विकसित देशों की तुलना में भारत में महंगाई दर कम है, जो 7% से नीचे आ चुकी है और जिसे 6% के दायरे में लाने के लिए सरकार ने जहां आपूर्ति के मोर्चे पर कई कदम उठाए हैं, वहीं रिजर्व बैंक भी रेपो रेट में कमी लाने जैसे कदम उठा रही है। नमस्कार, मैं दीक्षा कोहली, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम संसद संवाद में आज बात मूल्य वृद्धि यानी महंगाई के मुद्दे पर मॉनसून सत्र के दौरान संसद में हुई चर्चा की। खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूं बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए। हमारे माली ने जिस ढंग से सींचने का प्रयास किया है और आपने जो किया था, ये पंक्ति कहते हुए महंगाई को लेकर जो थोड़ा कष्ट हो रहा है जनता का, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं, सुनिए, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का ये अंदाज भी दिखा, लेकिन सभी ने माना कि महंगाई का विषय व्यापक है और इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। विपक्षी सांसदों ने खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बाद अब आम आदमी महंगाई से परेशान है। सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी लगाने के अलावा अर्थव्यवस्था की स्थिति और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी उठाए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि सरकार महंगाई को काबू करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है और पैक की गई वस्तुओं पर जीएसटी लगाने का हालिया फैसला जीएसटी परिषद ने आम सहमति से लिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में गतिरोध जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है और देश में मंदी का कोई खतरा नहीं है। चलिए सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई ये है कि आपका रुपया जितना आज खरीद सकता है, उतना कल नहीं खरीद सकता। यही अंतर महंगाई को स्पष्ट करता है। सरल शब्दों में कहें तो ये कीमतों में उतार चढ़ाव की रफ्तार को दर्शाता है। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इसी वृद्धि को मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं और जब इसे किसी महीने या साल के सापेक्ष प्रतिशत में मापते हैं तो इसे महंगाई दर कहा जाता है। मान लीजिए अगर कोई वस्तु साल भर पहले आपने 100 रुपए में खरीदी थी, लेकिन अब वो 105 रुपए में मिल रही है, तो इस वस्तु के लिए वार्षिक महंगाई दर 5% कही जाएगी। हाल के दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। इसकी अहम वजह कोविड महामारी के कारण आपूर्ति के मोर्चे पर दिक्कत से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेल और खाद्य वस्तुओं के दाम में इजाफा है। दुनिया में ऐसा कौन सा देश है कि जहां महंगाई बढ़ती ही नहीं? बढ़ती है, लिमिट में बढ़ती है क्या? और मूल मुद्दा क्या होता है कि आपकी इनकम जितना बढ़ता है उसके ज्यादा महंगाई बढ़ रही है या प्रोपोर्शन में है? सारे ऑयल और गैस सेक्टर के प्राइसेस दुनिया में बढ़े, हमने नहीं बढ़ाए। इट इज द फैक्टर्स बियॉन्ड एनी कंट्रीज कंट्रोल। भारत में खुदरा महंगाई दर को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापा जाता है। इसमें खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 46% के करीब है। यही वजह है कि खाने पीने का सामान सस्ता होने से खुदरा महंगाई दर जुलाई में 6.71% पर आ गई। जून में ये 7.01% और मई में 7.04% और अप्रैल में 7.79% रही थी। हालांकि खुदरा महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर की उच्च सीमा 6% से ऊपर बनी हुई है।
दरअसल सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को महंगाई दर को 2 से 6% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी दी है। यानी अगर खुदरा महंगाई दर 6% से नीचे है तो ये संतोषजनक मानी जाती है। महंगाई के मुद्दे पर जब संसद में चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुश्किल परिस्थितियों को जिस तरह संभाला है उसकी कोई मिसाल नहीं है। आज के समय क्योंकि हम लोगों ने इतनी सारी अच्छी हम लोगों ने निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, हमारी नीतियां अच्छी रही हैं, आज के समय महंगाई का दर सिर्फ 7% है, सिर्फ 7%। और विश्व में आज वहीं यूरोप में और वहीं यूएस में इन्फ्लेशन क्या है, 8%, 9%, और हम उनसे कम है, हम 7% है। पूरी दुनिया, आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आप प्राइस राइज की बात कर रहे हो, फूड की बात कर रहे हो। यदि आप लोग मार्केट जा रहे होगे तो आपको लगेगा कि मार्च में जितना दाम था उससे कम दाम जो है टमाटर का, आलू का, प्याज का आज है। क्या हमको सरकार को बधाई नहीं देना चाहिए? महंगाई ने समय समय पर भारत की जनता को परेशान किया है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा सालाना खुदरा महंगाई दर 1974 में 28.6% रही थी। बीजेपी के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सिलसिलेवार ढंग से आंकड़े गिनाते हुए आजादी के बाद से देश में महंगाई दर का पूरा विवरण सदन के सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कांग्रेस का शासन रहा, महंगाई चरम पर रही है। 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था और महंगाई की दर 13% से लेकर के 28% तक थी। 2009 में 10.88% महंगाई थी। 2010 में 11.99% महंगाई थी। 2011 में 8.91% महंगाई थी। 2012 में 9.48% महंगाई थी। 2013 में 10.02% महंगाई थी। ये एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के दौरान इस देश की महंगाई थी। और फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री उस मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77, 2015 में 4.91, 2016 में 4.95, 2017 में 3.33, 2018 में 3.94, 2019 में 3.75 और 2021 में 5% कर दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई को 6% से नीचे लाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में जो कदम उठाए गए उनमें दलहन पर आयात शुल्क और उपकर में कटौती करना, खाद्य तेलों और तिलहन पर स्टॉक सीमा लागू करना, शुल्कों को युक्ति संगत बनाना, प्याज और दलहन के लिए बफर स्टॉक रखना, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। महंगाई पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ने मई में रेपो रेट में 40 और जून में 50 आधार अंकों की वृद्धि भी की है। आरबीआई का मानना है आज की तारीख में कि अगर ये 5.5 के आसपास रहती है तो एक आइडियल दर इसको हम मानते हैं, जिस पर हमारी सरकार कर रही है। लगभग उसी के आसपास ये सरकार इस दर को नियंत्रित करने का काम कर रही है। सरकार ने कदम उठाया कि जो सीड्स, ऑयल सीड्स आ रहे हैं उन पर ड्यूटी समाप्त कर दी। सरकार ने प्रतिबंध उठाया कि स्टील की कीमतें कम हो, वो काम किया। स्टील सरकार ने गेहूं, चीनी के एक्सपोर्ट को लिमिटेड कर दिया, वो काम सरकार ने किया। सरकार ने 8 बड़े बड़े कदम उठाए, जिसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, लंका डूब रही है, बांग्लादेश 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांग रहा है। हमारे चारों तरफ के देश आज इस हालत में है और हम सबसे सुरक्षित हालत में हैं। हालांकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, लेकिन ये महंगाई का एकमात्र कारण नहीं है। विपक्ष की दलील थी कि पेट्रोलियम उत्पादों पर कर और जीएसटी से सरकार ने अपना बजट तो पूरा कर लिया, लेकिन करोड़ों परिवारों का बजट बिगाड़ दिया। चर्चा के दौरान डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। जब पहले मनमोहन सिंह के जमाने में प्राइस हमारे मुद्रा की भाव जब गिरने लगे थे, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते थे कि आईसीयू में जा रहे हैं हिंदुस्तान की मुद्रा।
अभी कहाँ जा रहे हैं? हमारे जैसे हिंदुस्तान में अभी 7.01 CPI इन्फ्लेशन, आपको बता दे जयंत सिन्हा जी, ऑस्ट्रेलिया में 5.09%, आपको बता दे चाइना में 2.44%, जापान में 1.97%, मलेशिया में 2.84%। आप खुद तय कर लो। We had lockdown during COVID-19 period. So I apprehend we will have lockdown in our kitchens also because of this negative stand of the government. Similarly, sir, erosion of power, purchasing power of the people, that is diminishing like anything, sir. It goes without saying that family budget is collapsing. Similarly, sir, devaluation of Indian rupees against the dollars is a matter of worrisome. It is tragic and a testimony to this government's policies that despite this abundance, farmers are fighting to get better prices and consumers are weighed down by high prices. What would the government have done to ease food grain prices? The RBI very clearly say the consumption level has declined from 100 figures to 72 figures. People are not able to buy. The expenses people are spending for their food in rural areas have come down very badly. They are not able to eat. Their calorie intake is coming less. महंगाई पर चर्चा हो रही थी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भी जिक्र हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों का ये भी कहना था कि रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से खासकर महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है, इसलिए सरकार को गैस सिलेंडर की कीमत कम करनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो उज्ज्वला योजना के तहत आदिवासियों को जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया वो अब कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। इतना महंगा हो गया पेट्रोल गैस की कीमतें कि वो खरीद नहीं सकते। जब तक आप फ्यूल जो है और आपका जो गैस है, जब तक आप उसकी देखिए, उसका जो आपको प्राइस है उसका कई गुना आपकी ड्यूटीज उस पर है समाप्त, और आप वो ड्यूटीज के नाम पर खुद आपने रिजर्व करते हैं और स्टेट्स को उसका हिस्सा देते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आप वो न करेंगे तब तक ये जो महंगाई की जो है सतह, ये जो लेवल है, ये लेवल कम नहीं होगी। पूरा देश में जो है ना प्राइस रेज है, प्राइस रेज की वजह से कॉमन पीपल जो है ना काफी इफेक्ट हुआ है, गरीब और गरीब बनते जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को लेकर तीखी तकरार भी देखने को मिली। दोनों ही तरफ से अपने अपने दावों के समर्थन में आंकड़े भी पेश किए गए। सरकार अपना खजाना तो भरती रही पर लोगों की जेबें खाली करती रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अप्रैल 2011 में जब कच्चे तेल की कीमत $150 थी तो पेट्रोल 58 रुपए 56 पैसे में बिकता था, और जुलाई 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत $98.94 हो गई तो पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे में बिक रहा है। 1 मार्च 2014 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। 1 अगस्त 2022 को वो जो कीमत है वो बढ़कर 1003 रुपए हो गई। 10 वर्षों में यूपीए के अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तो उनकी बढ़ने की दर थी 116%। और हमारी एनडीए सरकार में अभी 7-7.5 वर्ष में अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो दर है उसकी बढ़ने की गति जो है वो 16 से 17% है केवल। उज्ज्वला गैस, अगर गैस में लग रहा है कि इसकी दर महंगी है, तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए की राज्य सहायता देने का काम किया। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने का मुद्दा भी चर्चा के दौरान उठा। विपक्ष का कहना था कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। I would like to quote, inflation is nothing but taxation without legislation. Unquote. This is the thing recently which has happened in our country. There is nothing to explain regarding the inflation. And the alarming situation now the country is facing is because of this 5% of GST rate on food grains that has adversely affected the common people. सर, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है
वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी वो 150 रुपए की होती है तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी। बीएसपी और एआईएमआईएम समेत विपक्षी दलों के कई सांसदों ने बच्चों के पेंसिल, रबर और शार्पनर पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठाए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसान की आय आधी हो गई है और महंगाई की मार दोगुनी से तिगुनी हो गई है। इसी महंगाई में आप लोगों ने बच्चों की पेंसिल, रबर, शार्पनर और अन्य जरूरी सुविधाएं और चीज़ों को भी जीएसटी लगाकर महंगा कर दिया है। सर, वो आज गरीब घरों की महिलाएं देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बेसिक ग्रोसरीज था वो 68% इजाफा क्यों हो गया। देश के मासूम बच्चे जो स्कूल को जाते हैं देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे किताबों पर, पेंसिल पर, पेन पर 18% जीएसटी क्यों लगा दिया। पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला क्या राज्यों की सहमति से लिया गया है? इसे लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने तर्क रखे। कि आप सारी चीज़ें जीएसटी काउंसिल में जो पास होती है वो यूनैनिमसली होती है, अगर नहीं होती तो किस राज्य ने विरोध किया, ये हमसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ये साफ हो जाए। क्योंकि हम सुन के थक गए कि जीएसटी काउंसिल, ये तो अच्छा इनको मिल गया, मेजॉरिटी इनकी है, एक बड़ा बहाना हो गया। जीएसटी में ये बोला था ऑल द स्टेट्स एग्रीड, नॉट एट ऑल। Supreme Court has said GST is only a recommendatory body. Let's be very, very clear about this. Nothing is binding. It's advisory. So don't make this argument. It doesn't work. तो मैं केवल एक ही सवाल जानना चाहता हूँ कि अगर आपने विरोध किया तो वोटिंग क्यों नहीं कराई? जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, अगर आपका विरोध है तो आपने नोटिफाई क्यों किया? On 18th of July, each and every state, including Congress ruled or TMC or CPM, they have notified this increase of GST. और अभी भी समय है, आप अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विड्रॉ करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। सत्ता पक्ष ने ये सवाल भी उठाया कि बीजेपी शासित राज्यों में महंगाई दर क्यों कम है और गैर बीजेपी शासित राज्यों में महंगाई दर ज्यादा क्यों है। एआईएडीएमके का विचार था कि महंगाई को काबू करने में राज्यों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। तेलंगाना 10.05, पुडुचेरी 10.09, राजस्थान 7.79, उड़ीसा 7.71, आंध्र प्रदेश 8.63, लक्षद्वीप 9.6, महाराष्ट्र अभी हमारी सरकार के पहले का यह आंकड़ा है 8.52। यानी देश में 7.1 महंगाई के बावजूद इस देश में जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत कम है और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। The price rise is a common phenomena now. It can be controlled not only by the central government, the state government has also played the role to control the price. देश में फिलहाल चुनाव में रेवड़ी कल्चर यानी मुफ्त की सौगात पर बहस गर्म है। महंगाई पर चर्चा के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच फ्रीबीज को लेकर तीखी तकरार देखने को मिली। हम फ्रीबीज की बात नहीं करते। फ्रीबीज की बात इसीलिए नहीं करते कि हम हमेशा सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है ये देश हमारा है, एक चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है, यही कारण है बैंकों की स्थिति खराब होती है, यही कारण है कि जब आप गए थे तो आपने पूरे के पूरे बैंक को एनपीए कर दिया था। हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे, बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गरीबों की मदद कर रहे थे, हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे। हम उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। टीडीपी ने मंदी की आशंका और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में सवाल पूछा तो बीजेडी ने बीते 4-5 सालों के दौरान अपनाई गई आर्थिक नीतियों को लेकर गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत बताई। Sir, with the global recession already underway in some regions and which is quickly spreading to other parts of the world,
How will India be immune to such a global recession? May kindly be explained, sir. Thank and you. if we are not immune, what is the financial impact on India, and what are we going to do to prepare for this? And how will this global recession impact the inflation in India further? The conditions around the world make it very difficult for any finance minister today to deal with the current situation. But I think some amount of serious introspection is also required as to whether the course that we've followed over the past 4 or 5 years has borne fruit or not. वाईएसआर सीपी और जेडीयू समेत कई दलों के सांसदों ने महंगाई से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आरएलडी ने सीपीआई में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी कम करने की सलाह दी, तो समाजवादी पार्टी का सुझाव था कि गरीबों पर टैक्स का भार कम करना चाहिए। जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं गलती है अर्थव्यवस्थापन में, कहीं न कहीं गलती है। आप उसकी व्यवस्था को सुधार सकते हैं, बड़े लोगों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, गरीबों से हटा सकते हैं। वित्त मंत्री को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सीपीआई में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं, आप पे भी दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहाँ 46%। I'll give you some suggestions here, sir. Diversify to alternative crops and encourage farmers with incentives, and the rainwater harvesting, reuse of organic waste, and the government should more focus on the free trade agreements for stabilizing the export and import, sir. Government should more focus on alternative fuels. Yes. And the government should make the common man live with the limited budgets what they have. आने वाला है दिवाली, दशहरा, छठ, परिवार के बच्चे कहते हैं कि हमको दशहरा में अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए। क्या उस गरीब परिवार के गार्जियन सब पूर्ति कर देते हैं? नहीं करते। इसलिए गरीब की सोच रखने वाले सब मिलकर एक उपाय ढूंढना चाहिए और इससे निजात देना चाहिए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तमाम संकटों के बावजूद भारत में महंगाई की दर दुनिया के कई देशों के मुकाबले, यहां तक कि यूपीए सरकार के मुकाबले भी काफी कम है। उन्होंने कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक महंगाई को 6% से नीचे लाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। I find it was more a discussion on the political angles of price rise rather than actually data-driven concerns about price. इसीलिए मेरा जवाब भी थोड़ा politically मैं देने की कोशिश कर रहे हैं सर। Inflation exists, but at what level? आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। इतना तेज आकर के नहीं क्या चल रही है 7%, 22 मंथ्स 9% से ज़्यादा, 9 बार डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये करने वाले सरकार थोड़ा सोच समझ करके हमारे ऊपर आरोप डालना चाहिए। ये बार बार हमें बोलते हैं मनरेगा में ये कर दिया, कुछ और में ये कर दिया, गरीब के लिए कुछ नहीं किया। आपके 10 साल में 13.9 लाख ही खर्च किया आपने करोड़, हमने 24.85 लाख करोड़ ऑन फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर किया और 26.3 लाख ऑन कैपिटल क्रिएशन किया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से वर्ष 2022 के दौरान विकास परियोजनाओं पर 90 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के उस आरोप का भी जवाब दिया कि महंगाई के चलते सरकार का टैक्स राजस्व भी बढ़ता है। RBI's data shows very clearly the total developmental expenditure incurred by Modi government in 2014-22 between 14 and 22 was 90.9 lakh crores, far higher than what is being spoken about.
In contrast, only 49.2 lakh crores were spent on this, meaning developmental expenditure, between 2004 and 14. Has GST reduced the flow of resources to the states? Whereas the average growth before the introduction of GST was only 9%. So 9% before GST, and after that the states have received 14.8% average resource growth in the states. If the rate is higher, people will stop buying it. If inflation is higher, consumption will come down. Naturally, my tax revenue will go down. Raghav Chadha ji, please, we've agreed and we announced that 200 per gas cylinder up to 12 cylinders will be given to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. We've not forgotten them. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों के बावजूद भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये लगातार 5वां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारत में मंदी का कोई खतरा नहीं है। July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores. This is the 5th consecutive month that collections have been above 1.4 lakh crores. India's 8 infrastructure sector, all of them grew in double digits for the second consecutive month in June. So strictly speaking, sir, Indian economy in every one of these aspects is showing very positive signs. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured. A Bloomberg survey, which was done by economists, has said that zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, even though there are several major economies who are in substantial risky position of getting into recession. ये सच है कि अमेरिका सहित कई विकसित देशों में मंदी का जैसा परिदृश्य है, वैसी स्थिति भारत में नहीं है। केंद्र की ओर से आयात शुल्क घटाने और भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ब्याज दरों में वृद्धि जैसे प्रयासों से महंगाई नियंत्रित हुई है। दूसरी तरफ अच्छी कृषि पैदावार, पर्याप्त खाद्यान्न भंडार और आम आदमी तक खाद्यान्न की निःशुल्क आपूर्ति महंगाई नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों से फिलहाल खुदरा महंगाई दर 7% से नीचे आ चुकी है और इसे 6% के संतोषजनक स्तर तक लाने के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के साथ साथ आम जनता को भी राहत मिल सके। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने सुझाव आप संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें भेज सकते हैं। संसद संवाद के अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे संसद में हुई ऐसी ही एक और दिलचस्प चर्चा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।